हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 10 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। 15 मार्च 2021 को आग लगा था प्रीमाइसेस में, और हमने प्रॉफिट पॉलिसी लेकर रखा है 80,000 का। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। 15 मार्च 2021 को आग लगा है, और हमारा ऑलरेडी एक पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी लिया हुआ था, प्रॉफिट पॉलिसी लिया हुआ था 80,000 का। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। इंडिमनिटी पीरियड 3 महीने का है। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 3 महीने तक ही कंपेंसेट करेगी, ठीक है। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं कि हम लोग एक्चुअल में कितना पीरियड तक डिस्टर्ब रहे। यहाँ पे कितना पीरियड तक डिस्टर्ब रहे वो तो गिवन नहीं है, नीचे देखते हैं। यहाँ पे नीचे सेल्स के बारे में है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग एक्चुअल में कितना महीना तक डिस्टर्ब रहे। तो क्योंकि इंडिनिटी पीरियड 3 महीने का है तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 3 महीना तक डिस्टर्ब रहे। तो 3 महीना कितना होगा? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। तो 15 जून तक हम लोग डिस्टर्ब रहे, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 3 महीने का कंपेंसेशन देगी, क्लेम देगी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, 1 साल का नेट प्रॉफिट गिवन है, और ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 20 को। देखो, मेरे को 1 साल का प्रॉफिट गिवन है, और वो 1 साल एंड होता है 31 दिसंबर 20 को, ठीक है। मेरे को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर का, और वो ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 20 को। कितना नेट प्रॉफिट गिवन है? 56,000। देखो, मेरे को समझ में आ रहा है कि 21 तो मेरा करेंट ईयर है, तो फिर 20 क्या होगा? ये मेरा लास्ट ईयर। अच्छा, आगे देखो लिखा भी है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड कितना है? 49,600, तो वो भी मैंने लिख लिया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अपने को क्लेम पता करना है। यहाँ पे सब जगह सेल्स गिवन है, ठीक है या नहीं? इसका मतलब यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस नहीं है इस सब में, और सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है। अच्छा, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्या 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 चीज का क्लेम मांगेंगे, पहले ये डिसाइड करते हैं। देखो, आग लगने की वजह से हम लोग पक्का कम सेल किए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी में से पूछेगा कि आपने कितना कम सेल किया, ये बताओ। तो हम लोग पहले बता देंगे कितना मैंने कम सेल किया। फिर वो बोलेंगे कि आपने तो प्रॉफिट पॉलिसी लिया है ना, तो इसका जो भी प्रॉफिट बनेगा ना वो हम आपको कंपेंसेट करेंगे। एक बार फिर सुनो, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि आग लगने की वजह से आप कितना कम सेल किए ये बताओ। तो हम बता देंगे कि कितना मैंने कम सेल किया है। फिर वो बोलेगा कि आपने सेल्स पॉलिसी थोड़ी ना लिया था, आपने तो प्रॉफिट पॉलिसी लिया है। तो इसका जो भी प्रॉफिट बनता है जो आपको नहीं हो पाया वो हम आपको कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्या कंपेंसेट करता? एडिशनल खर्चा अगर मेरा कोई लगा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगा, जो कि इस सब में है नहीं। फिर क्या होगा? अगर कोई खर्चा मेरा सेव हो रहा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी में से माइनस करवाएगा। इन सबको सॉल्व करके मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरे को कितना लॉस हुआ है। तो उसी हिसाब से फिर हम लोग क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। ओके। यहाँ पे एक चीज देखना, ये सम थोड़ा अलग है। ये सम थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि कोई भी सम में 18, 19, 20, 21 इतने साल का सेल गिवन नहीं होता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्योंकि 18, 19, 20 का सेल्स गिवन है, तो हम लोग सबको प्लस करके पहले 18, 19, 20 का सेल्स निकालेंगे। एक चीज मैं बताती हूँ, यहाँ पे पहले मैं पैटर्न समझाती हूँ। देखो, जनवरी से मार्च है, फिर अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। मतलब इन पूरे को अगर आप प्लस करोगे ना तो आपको 2018 का सेल मिलेगा। वैसे 1920 का मिलेगा। 21 का मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि करेंट ईयर का टोटल सेल्स कोई काम का नहीं है। अभी तक हमने जितना भी सम किया है, करेंट ईयर का टोटल सेल कोई काम का नहीं है, तो इसका हम लोग टोटल नहीं करेंगे। अगर सम में आगे कहीं पे लगा तब देख लेंगे। जनरली अभी तक हम लोग सम कर चुके हैं।
करेंट ईयर का टोटल सेल कोई काम नहीं आता है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 18, 19, 20 इन तीनों का टोटल सेल्स निकालते हैं, ठीक है। पहले निकालो, फिर मैं समझा दूंगी कि कहाँ काम आएगा ये। तो हम लोग पहले निकालेंगे सेल्स फॉर 2018। 18 का टोटल सेल्स कितना होगा, प्लस करो, इन सबको प्लस करो, कितना बनेगा? 120 प्लस 80 प्लस 1 लाख प्लस 136, तो 436 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 436। वैसे 19 का करो, 130, 90, 110 और 150, तो 480 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स फॉर 2019, 480। फिर वैसे हम लोग सेल्स फॉर 2020 का निकालेंगे, जो कि कितना होगा? 142, 1 लाख, 120, 166, तो 528। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 साल का सेल क्यों गिवन है? 3 साल का अगर सेल गिवन है तो हम लोग ट्रेंड देख सकते हैं कि इस समय ट्रेंड होगा कि नहीं, हाँ या ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स का चेंज निकालेंगे, वो भी परसेंट में। एक बार मैं फिर समझाती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो 3 साल का सेल गिवन है, तो एक एक बार हम लोग चेक करते हैं कि कोई ट्रेंड बन रहा है कि नहीं, ठीक है या नहीं। नॉर्मली ट्रेंड तो गिवन होता है, पर यहाँ पे 3 साल का सेल गिवन है, तो एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि यहाँ से कोई ट्रेंड निकल रहा है कि नहीं। कैसे ट्रेंड निकलता है? जो सेल्स का हम लोग सेंसेस निकालेंगे, वो भी परसेंट पे, ठीक है। एक बार कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ टर्नओवर सेल्स, मतलब सेल्स का सेल्स निकाले, वो भी परसेंट पे। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स लेना है करेंट ईयर का, फिर माइनस करेंगे सेल्स लास्ट ईयर का, ठीक है। और सेल्स करेंट ईयर का माइनस सेल्स लास्ट ईयर का करोगे तो चेंजेस आएगा। पर क्योंकि मेरे को परसेंटेज में चाहिए, तो मेरे को नीचे क्या लिखना होगा, सेल नीचे डिवाइड, मतलब नीचे कुछ नीचे लिखना होगा। नीचे क्या लिखेंगे, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर और इनटू 100, तब जाके ये परसेंट में आएगा, ठीक है। वैसे हर एक साल का हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। 18 का देखो नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब हम 18 का करेंगे तो 18 हो गया करेंट ईयर मेरे लिए, तो फिर 17 हो जाएगा लास्ट ईयर। अब 17 तो नहीं है मेरे पास, तो 18 का परसेंट नहीं निकाल सकते। हम लोग 19 का परसेंट निकालेंगे, जिसमें 19 हो जाएगा करेंट ईयर और 18 हो जाएगा लास्ट ईयर, ठीक है। तो हम लोग 19 का निकालेंगे। 19 का निकालोगे तो 19 हो जाएगा करेंट ईयर 480, और 18 हो जाएगा लास्ट ईयर, डिवाइडेड बाई 436 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 10.09% आएगा। वैसे 2020 का करते हैं। 2020 के लिए 2020 करेंट ईयर और 19 हो जाएगा लास्ट ईयर, तो 528 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 480 हो जाएगा लास्ट ईयर। और ऑलवेज लास्ट ईयर का ही सेल लिखते हैं, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए। 528 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 480 इंटू 100, 10%। देखो मैं इसको समझाती हूँ, इसको हम लोग पहले 10% कर लेते हैं, 0.09 को छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ज्यादा तो फर्क नहीं, सिर्फ 0.09 था, तो इसको हटा के सीधा 10 कर देते हैं। अब मैं इसको समझाती हूँ कि हो क्या है। देखो ये 2019 में मेरा सेल 10% से ज्यादा हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो ज्यादा ही हुआ है, ये देखो 436 से 480 हुआ है, हाँ या ना। तो 10% ज्यादा हुआ है। आप एक बार चेक कर लो, जैसे 436 है ना, कैलकुलेटर में लिखो 436 प्लस कितना इस साल कितना चेंज हुआ है। एक्चुअली प्रॉपर आंसर में नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट है ना। आप एक बार कर लो 10.09%, तो आएगा 47,992 आएगा, ठीक है। 47,992, 480 से माइनस करो तो 7
0.6 रुपीज का फर्क आएगा, 8 रुपीज का फर्क आएगा, ठीक है, वो पॉइंट की वजह से आ रहा है। चलो इसको तो मैं क्रॉस चेक नहीं करवा पाई क्योंकि पॉइंट में था ना, इसलिए प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ। इसका मैं चेकिंग करवा देती हूँ। ये देखो 2020 में भी 10% ज्यादा हुआ है, और देखो दिख भी रहा है 480 से 528 हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, हाँ या ना। एक बार चेक यहाँ पे कर लेते हैं, 480 लिखो कैलकुलेटर में, फिर प्लस 10% कर लो, देखो 528 हो गया, हाँ या ना। तो हर साल 10-10% क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हर साल हम लोग 2 साल से एनालाइज कर रहे हैं कि हर साल 10-10% इंक्रीज हो रहा है। तो इस साल भी डेफिनेटली सेल्स क्या होगा, 10% से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखो सेल इस साल इंक्रीज होगा 10% से। आपको पता है ये लाइन ना लिखा हुआ होता है, पर ये पहला समय जहाँ पे ये लाइन मैंने खुद निकाला है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि 10% क्या है, अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है ना मेरे को, तो यहाँ पे लिखेंगे अपवर्ड ट्रेंड है 10% का। और तो देखो कुछ भी नहीं है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, जीपी 8। तो स्टेप 1 हो जाएगा मेरा जीपी 8। स्टेप 1 हम लोग जीपी 8 निकालेंगे। आप जीपी 8 भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे इंश्योर्ड जीपी 8 लिखूंगी। दोनों ही सही है, आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। इंश्योर्ड क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी लेते हैं इसलिए, ठीक है। अच्छा जीपी 8 निकलता कैसे है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100, हाँ या ना। मेरे को एक चीज बताओ, जीपी कभी भी आपको सब में मिलेगा, आंसर नहीं, कभी भी सब में जीपी नहीं होता है, नेट प्रॉफिट होता है, हाँ या ना। तो जीपी है ही नहीं सब में, तो जीपी को काटो और लिखो नेट प्रॉफिट। अब थोड़ा क्लियर हो, देखो नेट प्रॉफिट अपने पास कौन से ईयर का है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का, हाँ या ना। तो नेट प्रॉफिट है मेरे पास लास्ट ईयर का। अगर नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का है तो डेफिनेटली सेल्स भी क्या लोगे, लास्ट ईयर का। देखो अच्छे से एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि कौन से ईयर का ले रहे हो, क्यों स्पेशली सेल्स में तो आपको ज्यादा अच्छे से एनालाइज करना होगा, क्योंकि सब में क्या होता है 3-4 जगह सेल्स होते हैं, तो कौन से सेल्स लेने होते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का ले रहे हैं तो सेल भी हम लास्ट ईयर का ही लेंगे, क्या ये बात क्लियर। अच्छा इंश्योर्ड जीपी 8 निकालना है तो पक्का मेरे को इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी लेना होगा। तो नेट प्रॉफिट के साथ हम प्लस करेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट कितना है, 56,000। तो यहाँ पे लिखो 56,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, ये देखो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 49,600। तो यहाँ पे लिखेंगे 49,600 डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर का सेल्स चाहिए। लास्ट ईयर मतलब 2020 का सेल्स चाहिए ना। ये देखो 2020 का मेरा सेल्स पहले से निकला हुआ है, इधर देखो 2020 का सेल्स कितना है, 528। तो डिवाइडेड बाई 528 इंटू 100, सॉल्व करके देखो कितना आएगा। आएगा 20%, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या करना है, शॉर्टफॉल इन सेल निकालना है। ये शॉर्टफॉल इन सेल में ही थोड़ा मेहनत है, इसलिए उन्होंने एडिशनल एक्सपेंस और सेविंग नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सम थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ज्यादा होगा इसमें। स्टेप 2 लिखेंगे, मेरे को शॉर्टफॉल इन सेल्स निकालना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं बेसिक नहीं क्लियर करूंगी, स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सम ऑलरेडी बहुत टफ है। अगर आपको नहीं पता स्टैंडर्ड एक्चुअल क्या होता है तो पहला वाला वीडियो आप अच्छे से देख लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एक्चुअल सेल निकालना है, एक स्टेटमेंट बनाएंगे पर्टिकुलर और दो अमाउंट का कॉलम, ठीक है। एक्चुअल सेल्स मेरे को निकालना है। एक्चुअल सेल्स कहाँ से कहाँ तक का, ये देखो 15 मार्च से 15 जून तक का मेरे को एक्चुअल सेल निकालना है, हाँ या ना। 3 महीना में मैंने एक्चुअल में कितना सेल किया वो निकालना है। तो 15 मार्च से 15 जून तक का मेरे को एक्चुअल सेल पता करना है। ओके, यहाँ पे मैं टाइमलाइन बना लेती हूँ, थोड़ा इजी रहता है करने में। 15 मार्च से 15 जून तक का मेरे को एक्चुअल सेल निकालना है, ठीक है।
यहां से यहां तक का मेरे को करना है सम, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि कैसे सेल्स गिवन है। यहाँ पे देखो 15 मार्च से चाहिए ना, यहाँ देखो 16 मार्च 21 से। 15 मार्च 21 या 16 मार्च 21 एक ही होता है, ठीक है या नहीं। तो 15 मार्च 21 या 16 मार्च 21 से 31 मार्च 21 तक का मेरे को गिवन है, ठीक है। भले ही नील गिवन है तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे 15 मार्च 21 या 16 मार्च 21 से लेकर 31 मार्च 21 तक का गिवन है, जो कि क्या है, नील है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेरे पास सेल्स तो मिल गया। 15 मार्च 21 से 31 मार्च 21 तक का सेल्स मिल गया है, जो कि नील है, तो कोई बात नहीं। अब मेरे को कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, अब मेरे को 1 अप्रैल से 15 जून तक का चाहिए, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल से 15 जून 21 तक का मेरे को सेल्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब ये निकालना थोड़ा मेहनत का काम है, ठीक है। अब देखो हम लोग देखते हैं कि मेरे पास क्या 1 अप्रैल से 15 जून का सेल है कि नहीं है सब में। एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 1 अप्रैल से 15 जून का यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे लेकिन अप्रैल से पूरा 30 जून का सेल है। अच्छा मेरे को कौन सा चाहिए, 18 19 20 21, कौन सा। ये देखो अप्रैल 21 से 15 जून 21 का चाहिए था मेरे को, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो अप्रैल से 15 जून 21 का यहाँ तो इंडिविजुअली नहीं है, यहाँ पे अप्रैल से पूरा 30 जून 21 का गिवन है, वो भी 40,000, हाँ या ना। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाती हूँ क्या है। यहाँ पे अपने पास 1 अप्रैल से, यहाँ पे मेरे पास 1 अप्रैल से 30 जून 21 तक का सेल गिवन है, जो कि है 40,000, जो कि है 40,000, ठीक है या नहीं। पर मेरे को 30 जून तक का थोड़ी ना चाहिए, मेरे को तो 15 जून तक का चाहिए। तो कोई बात नहीं ना, 16 जून का जो होगा ना, 16 जून से 30 जून का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा काम। क्या ये बात क्लियर। मेरे पास अप्रैल से पूरा 30 जून का है। क्वेश्चन है कि दीदी मेरे को 30 जून तक का थोड़ी ना चाहिए, मेरे को तो 15 जून तक का चाहिए। तो हम लोग 30 जून तक का ले लेंगे। फिर क्वेश्चन में देखना 16 जून से 30 जून का गिवन है, तो वो माइनस कर देंगे, इतना पीरियड को हम लोग क्या कर देंगे, इतने पीरियड को हम लोग इतने पीरियड को हम लोग माइनस कर देंगे, हाँ या ना। तो फिर मेरे को 15 जून तक का मिल जाएगा, क्या ये क्लियर। मैं हम लोग अप्रैल से 30 जून का लेंगे क्योंकि गिवन है वैसे, पर 15 जून का लेना है तो फिर 16 जून से 30 जून का क्या कर देंगे, माइनस, तो फिर 15 जून का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स लेंगे हम लोग 1 अप्रैल से 30 जून तक का पूरा ले लेंगे, ठीक है या नहीं। उसके बाद उसके बाद 16 जून से 30 जून का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 16 जून से 30 जून तक का माइनस कर देंगे तो मेरे को 15 जून तक का मिल जाएगा, अप्रैल से 15 जून तक का मिल जाएगा। अच्छा अप्रैल से 30 जून 21 का 40,000 है तो 40,000। 16 जून से 30 जून कितना है, ये देखो यहाँ पे गिवन है 16 जून 21 से 30 जून 21 है 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,000। 40 से 6 गया 34, तो टोटल कर लो कितना आएगा। तो टोटल आएगा 34,000। ये हो जाएगा मेरा एक्चुअल सेल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड सेल्स। अब हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स कौन सा, इसी पीरियड का पिछले साल, फ्रॉम 15 मार्च 20 से 15 जून 20। अब देखो मेहनत करने का जरूरत नहीं है, एक्चुअल में मेरे को समझ में आ गया था कि कैसे करना है। एक्चुअल सेल्स के समय मेरे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके हम लोग स्टैंडर्ड सेल्स पे फटाफट निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स, पहले क्या लिखेंगे, सेल्स फ्रॉम 15 मार्च 20 से 31 मार्च 20 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो सेल्स फ्रॉम 15 मार्च 20 से
31 मार्च 20, ठीक है। चेक करो कितना है। 15 मार्च 20 से 31 मार्च 20, 15 मार्च बोले या 16 मार्च बोले, बात एक ही है। तो 15 मार्च 20 या 16 मार्च 20 से 31 मार्च 20 का है 28,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 28,000। फिर क्या लिखेंगे, सेल्स फ्रॉम 1/4/20 से 15 जून 20। सेल्स फ्रॉम 1/4/20 से 15 जून 20, ये अपने को निकालना है। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स फ्रॉम 1/4/20 से 30 जून 20। सेल्स फ्रॉम 1/4/20 से 30 जून 20, ठीक है। चेक कर लो, अपने को मिल जाएगा ये। अप्रैल से 30 जून 20, ये देखो 20, 20 मतलब इधर तो होगा 1 लाख, इधर लिखेंगे 1 लाख। फिर क्या करना है, माइनस करना है। सेल्स फ्रॉम 16 जून 20 से 30 जून 20 माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस सेल्स फ्रॉम 16 जून 20 से 30 जून 20 माइनस करके, ये भी अपने पास गिवन होगा। 16 जून 20 से, ये देखो 16 जून 20 से 30 जून 20, 24,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 24,000। माइनस करो कितना होगा, 1 लाख माइनस 24,000, 76। अच्छा, तो मेरे को सॉल्व करके मिल जाएगा, टोटल करो कितना आएगा, 76 प्लस 28 करोगे तो 1,04,000 आएगा। अब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को पता है क्या बोलेंगे, कि इस पीरियड में मैंने एक्चुअल में 34,000 सेल किया है, ये हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे, हाँ या ना। पर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को ये समझाएंगे कि इसी पीरियड में पिछले साल मैंने 1,04,000 का सेल किया था। तो अगर आग नहीं लगता तो हम लोग 1,04,000 का कर लेते। और हम तो इस साल 10% ज्यादा करने वाले थे, तो हम लोग प्लस 10% और कर देंगे, ठीक है। तो 1,04,000 का 10% होता है 10,400। टोटल करो कितना आएगा, 114400, ठीक है। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलेंगे कि मैंने इस पीरियड में 34,000 का सेल किया एक्चुअल में। अगर आग नहीं लगता तो हम कितना करते, इसी पीरियड में पिछले साल मैंने 1,04,000 का किया था, तो इस पीरियड में भी हम 1,04,000 का कर लेते। और इस साल तो हम 10% ज्यादा करने वाले थे, तो हम 1,14,400 एक्चुअल में सेल कर लेते। पर किया मैंने 34 ही, ठीक है। नहीं किया मैंने कितना एक्चुअल में, अगर आग नहीं लगता तो हम इतना कर लेते, 1,14,400 हम कर लेते। पर आग लगने की वजह से हम कितना कर पाए, 34 ही कर पाए। तो माइनस करके फिर क्या निकालेंगे, शॉर्टफॉल इन सेल। शॉर्टफॉल इन सेल्स माइनस करके निकाल लेंगे। कोई पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं करूंगी। बहुत लोग स्टूडेंट्स के अलग अलग डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज किया करो। कोई भी छोटा मोटा जैसा भी डाउट्स हो लिख दिया करो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे, पिछले साल इसी पीरियड में मैंने 1,04,000 का सेल किया था, तो इस साल भी हम 1,04,000 का कर लेते। और इस साल तो हम 10% ज्यादा करने वाले थे, तो इस साल अगर आग नहीं लगता तो हम 1,14,400 का सेल कर लेते। पर मैंने किया कितना है, 34 का ही किया है। तो कितना शॉर्टफॉल किया है, 80,400। अब हम लोग स्टेप 3 करेंगे। ये जो 10% है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं 10% अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। नहीं अब हम लोग करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, इंश्योरेंस कंपनी में से पूछेगा कि मैंने कितना कम सेल किया है। तो हम उसको बोलेंगे देखो हम 80,400 हमने कम सेल किया है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा ठीक है, इस 80,000 आपने 80,400 कम सेल किया है ना, तो इसका जो भी प्रॉफिट बनेगा वो हम आपको कंपेंसेट करेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, GP 8 इंटू करके। जीपी कितना आया था मेरा, ये देखो जीपी मेरा 20% आया है।
तो इंटू 20% करेंगे। क्या ये बात क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी में से पूछेगा कि मैंने कितना कम सेल किया है, तो उसको हम बोलेंगे कि मैंने इस आग लगने की वजह से मैंने 80,400 कम सेल किया है, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है, इस पे जो भी प्रॉफिट बनेगा वो हम आपको कंपेंसेट करेंगे, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट पॉलिसी लिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना कंपेंसेट करेगा? 16080 इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगा। एक्चुअल में हम इतना सेल नहीं कर पाए, तो इतना प्रॉफिट है जो मैंने खो दिया इस आग के वजह से। तो इस 16080 को हम लोग क्या बोलेंगे? जीपी लॉस, ठीक है। इतना प्रॉफिट हम खो दिए क्योंकि हम इतना सेल कर ही नहीं पाए, ठीक है। और ये निकला कैसे? 80,400 क्या था? शॉर्टफॉल इन सेल। तो लिखेंगे शॉर्टफॉल इन सेल इंटू 20% क्या? इंश्योर्ड जीपी, तो लिखेंगे इंश्योर जीपी रेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एडिशनल एक्सपेंस तो कुछ है नहीं, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस है नहीं, तो एक्चुअल लॉस मेरा कितना होगा? एक्चुअल में हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 16,080 ही मांगेंगे, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना होगा? एक्चुअल लॉस इतना ही होगा। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 16,080 ही मांगने वाले हैं, और तो कुछ मांगेंगे नहीं। तो एक्चुअल लॉस हो गया मेरा 16,080। अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है, एक्चुअल लॉस तो इतने का हुआ है, पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितने का देगी। इसके लिए पहले हम लोग एक्चुअल लॉस लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना है देखते हैं। पॉलिसी वैल्यू 80,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000, ठीक है। देखो, एक डाउट होगा आपके दिमाग में कि दीदी क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरा कंपेंसेशन देगी या नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी पहले चेक करेगी कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया था या कम का, ठीक है। अगर आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया है तो वो आपको फुल्ली कंपेंसेट करेगी, मतलब ये पूरा का पूरा लॉस आपको वो कंपेंसेट कर देगी। अगर आपने कम का पॉलिसी लिया है तो फिर वो आपको कम कंपेंसेट करेगी। अब क्वेश्चन है कि दीदी इंश्योरेंस कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि मैंने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का? सेम पैरामीटर जैसे हम लोग स्टॉक में करते थे वैसे यहाँ पे करेंगे। आपको याद है हम लोग स्टॉक में कैसे करते थे? इंश्योरेंस कंपनी देखती थी कि जिस दिन आग लगा है उस दिन गोडाउन में स्टॉक कितने का था, ठीक है, और हमने पॉलिसी लिया कितने का है। इसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड कर दी थी कि हमने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का। सपोज मेरे गोडाउन में 100 रुपया का स्टॉक है और पॉलिसी मैंने 120 का लिया है, क्योंकि मैंने ज्यादा का पॉलिसी लिया है तो वो मेरे को फुल कंपेंसेट कर देगी। मान लो मेरे गोडाउन में 100 का स्टॉक है पर पॉलिसी मैंने कम का लिया है, तो फिर वो मेरे को प्रोपोर्शनेटली कंपेंसेट करेगी, हाँ या ना। अब जैसे ये तो स्टॉक का सम हुआ, प्रॉफिट में क्या होगा? प्रॉफिट का सम है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड करेगी। इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि प्रॉफिट कितना बनता है इस दिन तक, ठीक है, और पॉलिसी हमने कितने का लेकर रखा है। क्या ये बात क्लियर? स्टॉक का सम है तो स्टॉक के बेसिस पे डिसाइड करेगी। अब क्योंकि ये प्रॉफिट पॉलिसी है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? जिस दिन आग लगाए इस दिन का प्रॉफिट देखेगी, ठीक है। इस प्रॉफिट के बेसिस पे वो डिसाइड करेगी कि मेरे को फुल्ली कंपेंसेट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। सपोज मेरा प्रॉफिट होता है 100 रुपया और मैंने पॉलिसी 100, अगर प्रॉफिट 100 होता है तो पॉलिसी भी 100 का लेना था, पर पॉलिसी मान लो मैंने 120 का ले लिया, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी मेरे को फुल्ली कंपेंसेट करेगी क्योंकि मैंने ज्यादा का पॉलिसी लिया है। सपोज मेरा प्रॉफिट तो होता है 100 का, पर पॉलिसी मैंने कम का लिया है, सपोज मैंने 70 का पॉलिसी लिया है। प्रॉफिट अगर 100 है तो पॉलिसी भी 100 का लेना था पर मैंने कम का पॉलिसी लिया है, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कम कंपेंसेट करेगी, ठीक है। तो मतलब इस प्रॉफिट के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि मैंने ज्यादा का पॉलिसी लिया है या कम का लिया है। क्वेश्चन है कि दीदी प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, सेल्स इंटू जीपी एड कर लो तो प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ या ना। सेल्स कितना, कितने पीरियड का लेना है? 12 महीने का लेना है, वो भी कब तक? यहाँ तक का चाहिए ना, यहाँ तक का स्टॉक एट गोडाउन लेते थे तो सेल्स भी हम लोग यहाँ तक का लेंगे। सेल्स मेरे को 12 महीने का लेना है, अप टू डेट ऑफ फायर। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको याद है हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोले थे कि 10% हम इस साल ज्यादा सेल करेंगे, हाँ या ना।
तो अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को अलाउ भी कर दिया था कि ठीक है आप 10% ऐड कर लो। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इस प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड करेगी कि मेरे को कंपेंसेशन देना है या नहीं। क्योंकि उस समय वो मेरे को अलाउ की थी कि ठीक है आप 10% अपना सेल्स इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे अब वो अपना सेल्स क्या करेगी, यहाँ पे वो सेल्स को 10% ज्यादा करेगी। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला था ना कि इस साल 10% ज्यादा सेल होगा, हाँ या ना? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी फिर हम ये वाला सेल क्यों लेंगे, ये तो पुराना सेल है। आप तो बोल रहे हो 10% ज्यादा होगा, तो ठीक है हम भी 10% ज्यादा लेकर ये वाला वैल्यू डिसाइड करेंगे। और देखो इस साल एक्चुअल में 10% ज्यादा सेल होना था, हाँ या ना? किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट होगा कि दीदी ये जो ईयर है ये 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट होता है। 2.5 महीना जो हुआ होगा सेल वो एक्चुअल में 10% ज्यादा के हिसाब का ही होगा। जो बाद बाकी होगा जैसे 12 से 2.5 महीना माइनस करो तो 9.5 महीना। तो वो जो 9.5 महीना है वो पुराने के हिसाब का है। पर ये जो लास्ट 2.5 महीना ये तो करेंट ईयर के हिसाब का ही है। तो सब में आप +10% क्यों कर रहे हो? देखो ये चीज मैंने पहले में भी बताया था कि कुछ एरिया में 10% एडेड वाला वैल्यू है, कुछ में नहीं है। तो हम लोग जब लगाएंगे ट्रेंड तो हम लोग पूरे पे ही लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है या नहीं? तो आपका बात एकदम सही है कि कुछ में तो है ही है। पर जब हम लोग यहाँ पे करेंगे ना तो पूरे 12 महीने पे जो वैल्यू आएगा उसी पे सीधा 10% करेंगे, पूरे पे ही हम लोग 10% लगाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? तो ठीक है अब हम लोग निकाल, अच्छा इस प्रॉफिट का क्या नाम होता है, इस प्रॉफिट को हम लोग इंश्योरेबल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, इंश्योरेबल वैल्यू। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं इंश्योरेबल। इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकलेगा? इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे उठा के कॉपी कर लेती हूँ। सेल्स ऑफ 12 मंथ +10% अप टू इंटू जीपीए, ठीक है। अब ये सेल्स ऑफ 12 मंथ अप टू डेट ऑफ फायर ये निकालना होगा क्योंकि सेल्स सब अलग अलग गिवन है। तो अपने को निकालना पड़ेगा, तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे पर्टिकुलर, और दो अमाउंट का कॉलम बना लो। मेरे को सेल्स निकालना है 12 मंथ अप टू डेट ऑफ फायर, मतलब अप टू डेट ऑफ फायर मतलब 15 मार्च 21 तक का 12 महीना, मतलब 15 मार्च 20 से 15 मार्च 21 तक का, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखो 15 मार्च 20 से 15 मार्च 21 तक का निकालना है मेरे को। ठीक है, इधर मैं टाइमलाइन बना लेती हूँ। 15 मार्च 20 से लेकर 15 मार्च 21 तक का निकालना है। अच्छा 15 मार्च 20 या 16 मार्च 20 बात एक ही है। वहां से 31 मार्च 20 का मेरे पास गिवन है। देखो 15 मार्च 20 बोले या 16 मार्च 20 बोले बात एक ही है। यहाँ से 31 मार्च 20 तक का सेल गिवन है जो कि है 28,000। तो चलो पहले ये लिख लेते हैं। मेरे को 15 मार्च 20 से 15 मार्च 21 तक का चाहिए। पर 31 मार्च 20 तक का तो मेरे को मिल गया, तो पहले ये लिख लो। सेल्स फ्रॉम 15 मार्च 20 से 31 मार्च 20 का। ठीक है, अब हमको कहाँ से चाहिए, अप्रैल 20 से चाहिए होगा। ये देखो 20 का, देखो 20 अप्रैल 20 से पूरा 20 चाहिए होगा, पूरा 2020 का चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखो पैटर्न ऐसा है कि अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, ऐसा एक पैटर्न है, ठीक है या नहीं? तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करोगे। से लेकर अप्रैल से लेकर जून तक का मेरे को सेल चाहिए होगा, हाँ या ना? फिर मेरे को जुलाई से लेकर, 1 मिनट, फिर मेरे को जुलाई से लेकर कब तक होगा, 30 सितंबर तक का होगा, वो चाहिए। फिर अक्टूबर से लेकर
दिसंबर तक का चाहिए, ठीक है। फिर मेरे को 1 जनवरी 2021 से लेकर कहाँ तक का चाहिए? 15 मार्च 2021 तक का चाहिए, हाँ या ना? मेरे को 15 मार्च 2021 तक का चाहिए। क्या ये बात क्लियर? ओके। अच्छा मेरे को बताओ तो अप्रैल 20 से 30 जून 20 तक का कितना है? ये देखो मैं दिखा देती हूँ। अप्रैल 20 से 30 जून 20 का है 1 लाख, ठीक है या नहीं? फिर जुलाई 1 से 30 सितंबर 20 का 1 लाख 20, ठीक है, ऐसे करके करना है। अच्छा 1 अप्रैल से 30 जून 20 का कितना है? 1 अप्रैल से 30 जून 20 का है 1 लाख। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर 20 का कितना है? 1 लाख 20 हजार। फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 20 का कितना है? 166। ठीक है, तो पहले इतना करो। पहले हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करो पहले, ठीक है। कॉपी में लिखो सेल्स फ्रॉम 1/4/20 से 30 जून 20 तक 1 लाख। फिर 1 जुलाई 20 से फिर लिखो सेल्स फ्रॉम 1 जुलाई 20 से 30 सितंबर 20, कितना होगा? 120। फिर इधर आओ। फिर 1 अक्टूबर 20 से 31 दिसंबर 20, सेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 20 से 31 दिसंबर 20, कितना है? 166। ओके, अब मेरे को बताओ कहाँ का चाहिए अपने को लास्ट। अब मेरे को 1 जनवरी से 15 मार्च का चाहिए, हाँ या ना? अब मेरे को 1 जनवरी से 15 मार्च का चाहिए। फिर मेरा सम हो जाएगा, ठीक है या नहीं? ठीक है, यहाँ पे लिखो सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी से 15 मार्च का चाहिए, ठीक है, ये मेरे को चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इतने देर से हम लोग सम कर रहे हैं, मेरे को पता है कि जनवरी से 15 मार्च का तो नहीं होगा, जनवरी से पूरे मार्च का होगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे देखो जनवरी से पूरे मार्च 21 का कितना है? 130। यहाँ पे देखो जनवरी से पूरा मार्च, इक- जनवरी से, यहाँ पे देखो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 21 तक का पूरा सेल गिवन है, जो कि है 130, जो कि है 130। ठीक है या नहीं? 1 जनवरी 21 से 31 मार्च 21 का सेल गिवन है। पर मेरे को तो पूरा 31 मार्च नहीं चाहिए ना, तो मेरे को तो 15 मार्च चाहिए, तो कोई बात नहीं, 16 मार्च 21 से 16 मार्च 21 से 31 मार्च 21 को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? 16 मार्च 21 से 31 मार्च 21 तक का हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या ये पैटर्न समझ आया कि नहीं? अब मेरे को 1 जनवरी से 15 मार्च तक का चाहिए, ठीक है या नहीं? पर 1 जनवरी से 15 मार्च का आपको कभी नहीं दिया होगा, आपको 1 जनवरी से 31 मार्च का गिवन है। तो आपके दिमाग में डाउट है कि दीदी इतना लंबा थोड़ी ना जाना है, मेरे को तो 15 मार्च तक का जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 31 मार्च तक का तो कर लेंगे, फिर 16 मार्च से 31 मार्च वाला एरिया क्या करेंगे? हटा देंगे, तो फिर 15 मार्च का आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग सेल्स लिखेंगे 1 जनवरी से 31 मार्च का, ठीक है। और फिर यहाँ से सेल्स हम लोग हटा देंगे, कितना? 16 मार्च से ना। कहाँ से सेल हटाना है? ये देखो 16 मार्च से 31 मार्च का सेल हम लोग हटा देंगे। हम लोग सेल हटा देंगे 16 मार्च से 31 मार्च तक का हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अच्छा जनवरी से 31 मार्च का मैंने पूरा लिख के रखा है। जनवरी से 31 मार्च तक का सेल कितना है? 1,30,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,30,000। अच्छा
16 मार्च से 31 मार्च कितना होगा? 16 मार्च 21 से 31 मार्च 21 निकला है, तो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 130। एक बार चेक कर लो, मैं एक बार पैटर्न समझा देती हूँ। मेरे को 15 मार्च 21 तक का चाहिए, 15 मार्च 20 से 15 मार्च 21 का चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में 15 मार्च 20 से 31 मार्च 20 का था, वो ले लिया। फिर अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। फिर मेरे को लास्ट जनवरी से 15 मार्च चाहिए था, जो कि नहीं है सब में जनवरी से मार्च का पूरा है, तो पूरा ले लो। पर चाहिए तो 15 तक ही था ना, तो ठीक है, 16 से 31 वाला माइनस कर लो, तो 15 तक रह जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, सॉल्व करो इस पूरे को। तो होगा 1,28,000, 1,20,000, 166, 130, 544, ठीक है। ये आ गया सेल्स फॉर 12 मंथ। अब क्योंकि 10% ट्रेंड भी इंश्योरेंस कंपनी ऐड करेगी, क्योंकि हम भी तो हमने क्या बोला था इंश्योरेंस कंपनी को कि इस साल 10% ज्यादा सेल होगा, तो फिर वो बोलेंगे ठीक है, इस साल 10% ज्यादा होगा ना, तो ठीक है, हम भी इस साल फिर 10% ज्यादा करेंगे। तो हम भी जो सेल लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, हम भी फिर जो सेल लेंगे उसमें हम भी 10% ज्यादा करेंगे, बस बात खत्म। तो इसका 10% होता है 544,400। अब टोटल करो कितना आएगा। अगर हम 10% अपने सेल्स में ऐड करें, तो फिर वो भी जो सेल्स लेगी, तो वो भी उसमें क्या करेगी, 10% ऐड करेगी। तो होगा 598 ठीक है। क्योंकि मैंने ट्रेंड ऐड किया है, तो फिर ये एडजस्टेड सेल्स हो जाएगा। ये होगा एडजस्टेड सेल्स ऑफ 12 मंथ अप टू डेट ऑफ फायर। क्या ये बात क्लियर? ये 544 आया, ये तो मेरा सेल्स ऑफ 12 मंथ आया अप टू डेट ऑफ फायर, ठीक है नहीं। अब जैसे हम 10% ट्रेंड ऐड कर लेंगे, तो एडजस्टेड सेल्स ऑफ 12 मंथ अप टू डेट ऑफ फायर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे सेल्स के साथ 10% ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा एडजस्टेड सेल्स ऑफ 12 मंथ अप टू डेट ऑफ फायर। और इंटू जीपी 8 नहीं होता, इंटू इंश्योर्ड जीपी 8 होता है, हाँ ये ना। एक इसको ठीक करो, ये होगा इंश्योर्ड जीपी 8। अच्छा, यहाँ पे एडजस्टेड निकला था, तो हेडिंग पे मेरा क्या हो जाएगा, एडजस्टेड। एडजस्टेड सेल्स कितना आया, 598,400। जीपी 8 मेरा 20% करके था, तो होगा 119,680, 119,680, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्लेम भी दिखाना है, आप मत हटाना बिल्कुल भी। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देगी, इंश्योरेंस कंपनी इसके बेसिस पे देगी, हाँ या ना। ये जो प्रॉफिट आया है ना, जीपी 8 इंटू करके जो प्रॉफिट आया है, इसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपका प्रॉफिट 1,19,000 समथिंग होता है, पर आपने तो पॉलिसी 80 का लिया है, हाँ या ना। क्योंकि आपने कम का पॉलिसी लिया है, तो फिर हम आपको कंपेंसेट भी कम करेंगे। कितना करेगी इंश्योरेंस कंपनी, बोलती है ये 80,000 अब हम आपको तभी देंगे जब आपका इतने का डॉट लॉस होगा, ठीक है। इतने का प्रॉफिट था, पर आपने पॉलिसी 80 का ही करवाया, हाँ या ना। तो ये 80 भी अब हम आपको डॉट कब देंगे, जब आपका इतने का लॉस होगा, 1,19,000 का अगर आपका डॉट लॉस होगा, तब हम आपको 80,000 देंगे। तो 1,19,680 का अगर आपका डॉट लॉस होगा, तब हम आपको 80 देंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट इतना हो रहा था 1,19,000, पर आपने पॉलिसी 80 का करवाया है, हाँ या ना। तो ये 80 अब हम आपको तभी देंगे जब आपका 1,19,000 का डॉट लॉस होगा। तो 1,19,000 का जब लॉस होगा, तब हम आपको 80 देंगे। अभी आप लॉस कितना बता रहे हो, 16,080 ना। तो देख लो कितना होगा फिर, 80,000 डिवाइडेड बाई 119,680 इंटू 16,080। क्लियर है कि नहीं? इसको हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से फ्रेम कर लेते हैं।
80,000 क्या है? पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई 1,19,000 क्या है? इंश्योरेबल वैल्यू। और 1680 क्या है? एक्चुअल लॉस। पॉलिसी वैल्यू है 80,000, इंश्योरेबल वैल्यू है 119,680, एक्चुअल लॉस 1680। सॉल्व करो कितना आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.6 आ रहा है, तो +1 कर लो। 10,749, ठीक है। क्योंकि मैंने कम का पॉलिसी लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम भी कम का देगी। आई होप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है जाए, देखो डाउट तो यही सकता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सबसे जल्दी मतलब जितना भी जल्दी हो सके मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं।